हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट बताई जा रही है। मैक्सिमम छात्रों द्वारा मॉडरेट ही बताया जा रहा है। देखिए, आज के जो जीके और साइंस के सवाल पूछे गए काफी कंसेप्चुअल और टाइम कंज्यूमिंग दोस्तों लेंथी सवाल ज्यादा दिए गए। यहाँ पे रीजनिंग में देखा जाए तो जो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या है, इसमें भी अच्छा खासा समय लग गया है। इसके बाद कथन निष्कर्ष वाले, सिलोगिज्म वाले, इसके बाद देखा जाए तो वेन डायग्राम वाले, इसके बाद डायरेक्शन वाले, ये सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। सीरीज वाले सवाल आ रहे हैं। कुछ कुछ नए टॉपिक भी यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, जैसे इनइक्वालिटी से सवाल आपके बढ़ रहे हैं, आपके दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी समय यहाँ पे लग रहा है। तो रीजनिंग में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगा है और टाइम का दोस्तों इशू आज लगभग हर छात्र बता रहे हैं। एक चीज और छात्रों का कहना है कि देखिए, शुरुआत में जो 30 क्वेश्चन रहते हैं उसी के अंतर्गत यहाँ पे पजल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ये लोग डाल दे रहे हैं और जो लेंदी प्रश्न मैथमेटिक्स के हैं कुछ वहां पे डाल दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं शुरुआत में, तो बिल्कुल माइंड पे मत लीजिएगा आप लोग और टेंशन में मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कि उसके आगे जो प्रश्न है वो इजी मिले। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि 100 का 100 क्वेश्चन आपको देखना है, एनी हाउ दोस्तों देखना है, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं लास्ट में जो कि इजी रहते हैं, करने लायक रहते हैं। और बहुत सारे छात्र के ऐसे भी इशू आ रहे हैं जो कि 80 क्वेश्चन तक ही देख पाए, समय खत्म हो गया, 75 क्वेश्चन देख पाए, समय खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, मैनेजमेंट टाइम का करना है और 100 क्वेश्चन देख के जो क्वेश्चन लगता है वो बनाइए। बाकी बाद में समय मिलते हैं तो और भी जो हार्ड क्वेश्चन है, लंबे लंबे सवाल है, वो आप लोग बना सकते हो उस पर, लेकिन शुरुआत में उलझ के मत रह जाइएगा। यहाँ पे फिजिक्स से सबसे ज्यादा प्रश्न आज पूछे गए, केमिस्ट्री से भी बहुत पूछे गए हैं और बायोलॉजी से कम पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल भी दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग था, यहाँ पे समय लगा है। करंट अफेयर भी बहुत नए नए भी सवाल डाले गए थे और यहाँ पे बहुत लंबा लंबा सवाल करंट अफेयर का भी डाला गया। तो आइए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोग बात कर ले अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट एक छात्र के देखिए 74 रहे, एक छात्र के 72 रहे, एक के 65 रहे अटेम्प्ट, एक के 62 और एक के 61 और एक छात्र के 54 अटेम्प्ट रहे जो कि कैटेगरी वाले छात्र हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के सेकंड शिफ्ट में भी कई सारे सवाल रिपीट हुए हैं और जैसा कि हर शिफ्ट में आपको कोई ना कोई सवाल रिपीट देखने को मिलेंगे। कहीं पे 8 से 10 सवाल तक भी रिपीट हो रहे हैं, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे दोस्तों 5 से 6 सवाल भी रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखिए, सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले ये पूछा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है, यानी कि कार्डमम हिल्स जो है वो कहां पर है, तो केरला स्टेट में है। एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा। अभी भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो उड़ीसा स्टेट में होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पदेन सभापति। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पंचायती राज से है। पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। अब इसमें जो आर्टिकल दिया था बिल्कुल डिफाइन कर सकते थे कि कौन इसका सही होगा। जैसे देखिए 243, 242, 240, 343, तो ये तीनों में तो पंचायती राज होता नहीं है, 343 में ही होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृत से मिलती जुलती भाषा कौन सी है। अब संस्कृत से रिलेटेड ये सवाल है। अब इसमें देखिएगा तो एक ऑप्शन तमिल भेजे गए हैं, एक हिंदी भेजा गया है, एक उर्दू भेजा गया है और एक तेलुगु भेजा गया है। अब इसमें से देखा है तो उर्दू तो यहाँ पे ऐसे ही हट गया, तेलुगु भी हट गया, दो तो इसमें हट गए, लेकिन बाकी बच गया दोस्तों तमिल और हिंदी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आखिर तमिल होगा या फिर हिंदी होगा। हालांकि अगर देवनागरी लिपि से जाते हैं कि देवनागरी लिपि, तो यहाँ पे संस्कृत में भी देवनागरी लिपि ही चलती है और हिंदी में भी देवनागरी लिपि चलती है। तो मिलती जुलती भाषा से बात करें तो हिंदी हो सकता है। बाकी इसमें मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपने इसमें क्या सही करके आए हो और क्या इसके सही आंसर हो सकते हैं, कॉमेंट में लिख दीजिएगा। देखिए एक सवाल आया है कि शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो शिया और सुन्नी जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म से यहाँ पे संबंध रखते हैं, तो इस्लाम धर्म हो जाता। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आया कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी 1916 में और एनी बेसेंट ने भी की थी, तो एनी बेसेंट।
एक सवाल देखिए आया है जो कि काफी अच्छा सवाल है और बिल्कुल नया सवाल है ज्योग्राफी का। देखिए, दो नदियां समांतर बह रही है, यानी कि पैरेलली दो नदियां इस तरह से बह रही है। अगर कोई नदी लंबवत काट देती है, कोई तीसरी नदी है जो कि इस दोनों नदी को दोस्तों लंबवत काट देती है इस तरह से बह के, तो उसे क्या कहा जाता है? अब जो ऑप्शन पे जगह है, एक था जाली नुमा कहा जाता है, वृक्ष नुमा कहा जाता है, अभिकेंद्रीय कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके भी करेक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो जिनको भी करेक्ट आंसर पता होगा वो बता दीजिएगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि भारत में लू किस माह में चलता है? सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है उस समय, लौटती मानसून के समय में। तो देखिए पूरी तरह से सारा गलत है, गर्मी के मौसम में ही लू चलती है, तो गर्मी वाला हो जाता करेक्ट आंसर। ये सिंपल सा था। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि जब कोई ब्याज की दर लगातार बदलते रहती है, उसमें कोई स्थिरता नहीं है, लगातार बदल रही है, तो उससे क्या बोलेंगे? तो एक ऑप्शन भेजा गया है अस्थाई, तो हो सकता है कि ये वाला करेक्ट आंसर हो। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो मेरे पास नहीं आए हैं। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लानिंग से दोस्तों हमेशा सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए पंचवर्षीय योजना अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय। एक क्वेश्चन आया है, एनएचआरसी ने यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बाल विकास के क्षेत्र में कौन सा वर्षगांठ मनाया है? अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो ऑप्शन मेरे पास आए हैं 17वां और 15वां इस तरह से भेजा गया है। तो एनएचआरसी की बात करें तो 2021 में एनएचआरसी का 28वां वर्षगांठ मनाया गया है, एनिवर्सरी मनाया गया है। तो अगर 28वां होता तो सही हो जाता, हालांकि यहाँ पे बस दो ही ऑप्शन मेरे पास आए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्ताह कब मनाया गया है? तो नेशनल देखिए जो करेंट अफेयर के भी सवाल है, और ये भी दोस्तों थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन को बना दिया जाता है, जैसे कि 3 से 4 लाइन में सवाल दे दिए जाते हैं, इसमें कुछ फैक्ट बता के। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये सवाल बने हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है, 11 जनवरी को मनाया जाता है। तो सप्ताह कौन सा? तो जनवरी माह में। एक सवाल देखिए पूछा गया है इस तरह से, FeSO4 और प्लस किसी के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाना था और बोला कि कौन सा रंग का बनेगा। अब हरा, लाल और पीला इस तरह से ऑप्शन था, तो छात्र को याद नहीं है कि क्या इसमें आएगा, किसके साथ रिएक्शन हुआ था। एक सवाल और भी देखिए पूछा गया है कि चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अब चेस में तो हाल फिलहाल कई सारे दोस्तों यहाँ पे टूर्नामेंट हुए हैं। एक तो फाइट जो यहाँ पे चेस वाला हुआ था, वर्ल्ड कप, वो भी हुआ है, उसमें कोई और जीते हैं। तो बताइएगा कि ये वाला वर्ल्ड कप में कौन जीते हैं, ये पूछा था या फिर कोई और पूछा गया था चेस वाले से? तो चेस शतरंज से एक सवाल यहाँ पे आए हैं करेंट अफेयर वाले। एक सवाल देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर से आए हैं। अब पूछा गया है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें समय लगता। गोलीय दर्पण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? अब कंफ्यूजिंग भी है इसमें, जिनको प्रॉपर्टी पता है वो बना देंगे। जैसे कि देखिए कौन सा सही है, तो इसमें एक देखिए उत्तल दर्पण अभिसरित करता है, अवतल दर्पण अभिसरित करता है, अवतल दर्पण आभासी व वास्तविक दोनों मिरर इमेज बनाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है यानी कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो दोस्तों अभिसरित नहीं करता है, तो ये तो गलत होगा। ये क्या है? ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता है। अब अवतल दर्पण अभिसरित करता है यानी कि कन्वर्जिंग मिरर है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? कन्वर्जिंग है, कोई भी पैरेलल से आएगा तो कन्वर्ज करके सारा रे है इस तरह से फोकस पे चला जाता है। तो कन्वर्ज कौन करेगा? तो अवतल। तो अवतल दर्पण अभिसरित यानी कनकेव, तो ये वाला तो सही है पॉइंट। सी पॉइंट के बारे में बात करें तो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में आभासी व वास्तविक दोनों इमेज बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज भी बनता है, रियल इमेज भी बनता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका कौन कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी दोनों यहाँ पे सही है स्टेटमेंट, तो ये दोस्तों इसका सही हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है, एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु की दूरी कनकेव मिरर अवतल जो मिरर है उससे 30 सेंटीमीटर है, और फोकस की दूरी इससे दुगनी है, यानी फोकस इससे दुगनी होगा तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस। तो इमेज का हाइट क्या होगा? अब इमेज की हाइट पूछी थी। अब इसमें दोस्तों काफी अच्छा खासा समय लग जाता है सॉल्व करने में, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग भी निकालेंगे, भी निकालने के बाद मैग्निफिकेशन निकालेंगे, आवर्धन क्षमता निकालने के बाद फिर से आई बटा ओ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके हमारी इमेज की हाइट पता चलेगी। अब इसमें हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ कनकेव मिरर बताया गया है, तो मिरर पे ही हम लोग लगाते हैं। तो मिरर वाली फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। अब इसमें 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसमें देखा जाए तो u है 30 और f है दुगनी यानी कि 60, तो 1/-60, क्योंकि दर्पण में माइनस में लेंगे फोकस, और माइनस और 1/30 माइनस में, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 यानी कि -1 और प्लस 30 दूना तो 2, तो 1/60 यानी कि टोटल निकल के आ गया 60।
ए आ गया 60 सेंटीमीटर, भी बराबर, अब दोस्तों यहाँ पे निकाल लेंगे मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन बराबर होता है माइनस भी बटा यू, तो -60 बटा -30, तो ये कट जाएगा और ए आ जाएगा कितना 2, तो +2 मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है इमेज का हाइट, तो इमेज का हाइट बराबर होता है मैग्नीफिकेशन बराबर आई बटा ओ, तो मैग्नीफिकेशन 2 आया है बराबर आई बटा ऑब्जेक्ट का हाइट 6 सेंटीमीटर है। देखिए इस कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या इन्होंने दिया था, गोला का व्यास दे दिया था, जबकि दोस्तों कोई भी गोला का व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है, यही इसकी ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है, तो ऐसे आपको पता करना था कि यही हाइट दी गई है, ना कि कोई इस तरह से। कई सारे छात्र तो ऐसे हैं जो कि गोला का व्यास देखें और इस तरह से देखें तो छोड़ के भाग गए कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले सवाल दे दिए गए थे, तो घुमा के भी सवाल दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा, तो 2 मैग्नीफिकेशन, आई बराबर, आई को आई छोड़ दिए और ऑब्जेक्ट का हाइट है 6, तो 6 दूना 12, तो आई बराबर कितना गया 12, तो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे इमेज का हाइट हो जाता, तो यही करेक्ट आंसर होता, ऑप्शन में भी था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अगर अपवर्तनांक 1.56 है तो पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ डेटा और दिया गया होगा, तभी पानी का अपवर्तनांक पूछा गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्लास का अपवर्तनांक जो कि 1.56 है, तो इससे तो निकल नहीं सकता। हालांकि ये जो डेटा होते हैं, जैसे वैक्यूम में बात करें और ग्लास का बात करें, तो ये रट्टा मारने वाला होता है। जैसे ग्लास का तो नॉर्मली पता रहता है कि 1.52 के आसपास होता है, इसके बाद पानी की बात करें तो 1.33 अपवर्तनांक होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं बता दे रहा हूं कि 1.33 इसका आंसर आ जाएगा पानी का। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ दिया गया होगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि आखिर जो पानी का अपवर्तनांक है वो ग्लास के अपवर्तनांक की तुलना में कैसे है, तो उसका निकलता है अलग से, अपवर्तनांक बटा अपवर्तनांक करेंगे, जिसका पूछा है उसका हम लोग लेते हैं अपवर्तनांक ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसके नीचे लेते हैं और तब हम लोग निकालते हैं। तो इसमें कुछ और भी डेटा दिए गए होंगे जरूर, तो ये भी एक सवाल अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पूछा गया है। एक देखिए प्रश्न आया है, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आज का कंसेप्चुअल सवाल, प्रकाश जब वायु से जल में जा रही है तो क्या चीज बदल जाएगा। अब देखिए कोई भी वायु क्या है, रेयरर मीडियम है, और पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाता है तो यहाँ पे अभिलंब की ओर ये झुक जाएगा, ठीक है, इतना तो जानते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। अब इसमें पूछा गया कि क्या नहीं, तो क्या चीज बदल जाएगा, कौन सा चीज है जो कि चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन था कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो नहीं बदलती है। अगर पानी, हवा से लेके पानी में कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये नहीं बदलेगा। वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, तो फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य बिल्कुल भी बदल जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फॉर्मूला होता है C बटा V, और V बराबर होता है यहाँ पे F लैम्बडा। अब V के जगह पे F लैम्बडा करेंगे तो A लैम्बडा हो जाएगा दोस्तों, तो जो है इसका अपोजिट में रहता है इस तरह से नीचे में, तो ये जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, ये बदल जाएगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन है, तो फ्रीक्वेंसी भी तो यहाँ पे है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पे एयर से लेके वाटर में या फिर किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। कलर की बात करें तो कलर भी दोस्तों यहाँ पे नहीं बदलेगा, तो कौन सा बदल जाएगा, तो वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में क्या सही है। अब इसमें देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये दोस्तों, वर्क और चार्ज से संबंधित करके ये सवाल पूछा गया था थोड़ा डीपली में। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे सारे के सारे इसी तरह से ऑप्शन दिए गए थे, तो आखिर रेजिस्टेंस बराबर W यानी वर्क बटा चार्ज इंटू आई आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बटा चार्ज, यानी एक चार्ज को किसी अनंत से यहाँ पे किसी पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बटा चार्ज, ये आ जाएगा V बराबर। अब हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर IR, तो V के जगह पे IR तो लिख ही सकते हैं, तो IR बराबर वर्क बटा चार्ज, इतना हो गया। तो R बराबर तो निकालना है कि R बराबर क्या होता है, तो R बराबर W बटा Q इंटू AI है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नीचे चला जाएगा, यानी W बटा Q इंटू I, तो ये वाला जो है होगा वो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाता। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब कोई तार दिया गया है, वायर दिया गया है, इसका प्रतिरोध पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला था, जैसे R बराबर होता है, रेजिस्टेंस बराबर रो
एल बटा ए ऐसे होता है, लेकिन ए वाला ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन में इस तरह से था कि रो एल बटा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 ऐसे करके था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर बराबर रो इंटू एल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एल बटा एरिया होता है। तो एरिया क्या होता है, जो वायर होती है उसका तो वो तो सर्कुलर शेप में रहता है, डायमीटर उसका रहता है, रेडियस रहता है, त्रिज्या रहती है। तो उसका जब एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही तो लिखेंगे। तो रो इंटू एल बटा पाई आर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होता। तो देखिए कितना कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा हट के अभी सवाल दिए जा रहे हैं। पहले तो काफी सारे नॉर्मल दिए जा रहे थे, लेकिन अभी कंफ्यूजन वाले ज्यादा हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है, तांबा यानी कॉपर का यूज कहां पर किया जाता है, हीटर में, बल्ब में या फिर चालकता तार में। तो देखिए हीटर में तो नाइक्रोम का यूज करेंगे, बल्ब में फिलामेंट का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे टंगस्टन होता है, लेकिन चालकता तार जो होती है नॉर्मल तार, वहां पे दोस्तों कॉपर का उपयोग करेंगे क्योंकि इसकी चालकता बहुत अच्छी होती है। एक सवाल देखिए पूछा गया है, सर्किट में लघु पथन होने पर धारा का मान क्या होता है, यानी शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तब धारा का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब शॉर्ट सर्किट होती है तब एकाएक जो करंट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और भी कारण है, पूछता है कि आखिर क्यों करंट एकाएक बढ़ जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस दोस्तों जीरो हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस कुछ रहा नहीं तो धारा का मान जो है अचानक से बढ़ जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, यानी लिंडमैन का जो एनर्जी लेवल था, जैसे कि पिरामिड में करके इस तरह से बताए थे इन्होंने कि नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इसको खाएंगे कौन सा, तो इसको हर्बीवोरस खाएंगे, जैसे हिरन हो गए, बकरी हो गए, ये सब। इसको कौन खाएगा, तो बाघ खाएगा, शेर खाएगा, ये सब कार्निवोरस खाएंगे। इसको ये सारा कुछ मर जाएंगे ये सब, तो अपघटन होगा। तो फंजाई, अलगी, बैक्टीरिया, वायरस ये सब है जो कि अपघटन इसका करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो एनर्जी क्या होता है, सबसे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है प्लांट के पास, जो कि यहाँ पे सनलाइट से एनर्जी लेके बनाते हैं खाना। तो इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे सेकंड वाले पे तो 10% ही मात्र एनर्जी यानी कि घट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो और घट जाएगा एनर्जी। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो सबसे कम एनर्जी रहेगा। तो अगर इस पिरामिड के अकॉर्डिंग बता जाए कि ऊपर से अगर नीचे आएंगे तब क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तब तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि प्लांट का सबसे ज्यादा होता है, ऊपर में सबसे कम होता है। लेकिन नॉर्मली अगर पूछा जाए कि अगर प्रोड्यूसर से शुरू किए, जो प्लांट वाले से, हरे पौधे से शुरू किए, तब नीचे की ओर जाएंगे तब क्या होगा, तब दोस्तों जो एनर्जी है वो यहाँ पे घटते चला जाएगा, क्योंकि प्लांट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी। इसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो कम एनर्जी, इसके बाद नीचे कम एनर्जी, कम एनर्जी। तो बताइएगा कि क्वेश्चन में पूरा क्लियरली पिरामिड के बारे में बताया गया था, नहीं पिरामिड के बारे में बताए गए होंगे कि इस तरह से अगर दर्शाई जाती है तब क्या होगा, तब तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों घटेगी, अगर पिरामिड के अकॉर्डिंग चले तो। और अगर पिरामिड के अकॉर्डिंग ना चले, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से लेकर नीचे की ओर आए हम लोग डिकम्पोजिशन तक यानी कि अपघटन तक, तब तो यहाँ पे बढ़ेगी। तो एक सवाल पूछा गया है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि Zn प्लस FeSO4, तो ZnSO4 प्लस Fe बनाता है, आखिर किस तरह की रिएक्शन है। तो देखिए जो यहाँ पे रिएक्शन है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन रिएक्शन है, क्योंकि Zn जो है इससे मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए आयरन को हटा देगा और खुद ZnSO4 बना लेगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है इस तरह से, कोई रिएक्टेंट था दो, उससे मिला के बना NaOH प्लस Cl2। अब इसमें पूछ रहा था कि एनोड पर कौन सा जाएगा। अब देखिए पूरा तो रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं है और पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके नहीं भेजा गया है, तो एनोड और कैथोड वाले पे क्या क्या जाएगा, इसके बारे में भी सवाल बने हैं, पहले भी बना था और अभी भी दोस्तों आज बना है। एक देखिए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रवाहित होती है। तो कार्बन क्या है, 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड ही बना लेता है, जो कि आयोनिक बॉन्ड नहीं होते हैं। तो आयन में टूटते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इनके पास बचते नहीं है शेयर करने के बाद, ताकि वहां पे फ्लो हो सके करंट का। तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं इनके पास एक्स्ट्रा, इसीलिए करंट नहीं प्रवाहित होते हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट जो होती है, अप्रूफ है कार्बन का, ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जो है 3 ही कार्बन से ऐड होता है और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा खाली रहता है, तो उससे होकर करंट प्रवाहित हो जाता है ग्रेफाइट में। एक सवाल देखिए पूछा गया, ये सिंपल सा सवाल डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से था, हाइड्रोकार्बन वाला से, CnH2n-2 दिया था, बोला कि इसका किसका फॉर्मूला है, तो ये अल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बोरॉन था, पोटेशियम था, नियोन, ऑक्सीजन था। अब इसमें पूछा कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें सबसे कम परमाणु संख्या किसका है, एटॉमिक नंबर सबसे कम है बोरॉन का, तो सबसे पहले तो बोरॉन आ जाएगा। इसके बाद किसका है, इसके बाद है ऑक्सीजन का 8 नंबर पे, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद किसका है, नियोन का है 9 नंबर पे, तो नियोन आ जाएगा। इसके बाद किसका है, तब लास्ट में पोटेशियम का है K का, तो पोटेशियम आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बना देना था।
एक सवाल देखिए पूछा गया है कि गर्भ निरोधक के लिए बैरियर मेथड क्या है। आज दोस्तों इस तरह से साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था बैरियर मेथड क्या है। तो गर्भ निरोधक के लिए बैरियर मेथड की बात करें तो वैसेक्टोमी था, जो कि ये सर्जिकल मेथड है, सर्जरी से होता है। कॉन्डोम्स, कॉपर टी और पिल्स। अब इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों बैरियर मेथड होता है कॉन्डोम। तो कॉन्डोम जो लगा के है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि देखिए जो बैरियर का काम करती है, स्पर्म को रोकती है अंदर जाने से, तो कॉन्डोम हो जाएगा बैरियर मेथड। एक सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान अपशिष्ट पदार्थ क्या मिलता है। तो ये तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल सवाल हो चुका है, लगातार कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी जो ब्रिक होती है उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अगर अधिक जम जाते हैं तो क्या किया जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन था फ्रेंड, जिसमें एक तो था कि हाई डायलिसिस प्रोसेस, ऐसे करके ऑप्शन 4 थे। अब इसके मुझे आंसर नहीं पता है, चारों ऑप्शन भी मेरे पास नहीं आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी किडनी से। एक सवाल पूछा गया है कि एटीपी जो बनती है तो उस एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया गया था एनर्जी वाले का। तो एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये तो बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, एड्स किससे नहीं फैलता है। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला तो था नवजात शिशु को स्तनपान कराने से, यानी जिनको एड्स हुआ है और अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराएंगे तब तो बच्चों में भी एड्स हो जाएगा, तो इससे तो फैल जाएगा। यौन संबंध बनाने से यानी सेक्स करने से, तो इससे तो बिल्कुल भी हो जाएगा। इंजेक्शन से, जो इंजेक्शन रहता है, जो जिनको एड्स है उसका इंजेक्शन यूज करके उनको ब्लड का लेकर दूसरे को लगा दिए तब भी इससे भी हो जाएगा। लेकिन मच्छर के बाइट से, तो मच्छर जब काटेगा वो ब्लड लेके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस होता है इससे एड्स का फैलाव नहीं होता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ था कि मच्छर के बाइट से यहाँ पे एड्स नहीं फैलेगा। एक सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मेटल यानी धातुओं को कौन से समूह में रखा गया है, कौन सा ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन था कि ग्रुप 2, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ग्रुप 17 में तो क्लोरीन ये सब गैस वाली है, ग्रुप 18 है जो कि अक्रिय गैस नोबल गैस है, ग्रुप 16 भी दोस्तों ऑक्सीजन और सल्फर ये सब वाली है जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो ग्रुप 2 है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, वही दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जो कि मेटल वाला है, तो ग्रुप 2। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है कि दक्षिण कोरिया ने कोई MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि साइन किया गया है इंडिया के साथ, तो आखिर वो किससे संबंधित है। तो कोई यहाँ पे योजना है जो कि उसके बारे में साइन किया है दक्षिण कोरिया और भारत ने, इसके बारे में सवाल आए थे। हालांकि छात्र को पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, अगर किन्हीं को एक क्वेश्चन याद होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है करेंट अफेयर का कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, भोपाल, गोवा, कोडाईकनाल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स भोपाल। भोपाल में ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्लांट है जो कि लगाया गया है, सौर प्लांट है जो कि लगाया गया है भोपाल सिटी में। तो ये इसका आंसर होता। तो देखा आप लोगों ने लेवल की जीके और साइंस का कैसा लेवल था, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कुछ बिल्कुल नए सवाल और काफी उलझाने वाले भी सवाल यहाँ पे दिए गए थे। तो ये फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।